नमस्कार। 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, वो भारत की सैन्य शक्ति का तो प्रतीक है ही, भारत के सेना के कौशल का प्रतीक तो है ही, भारत की डिप्लोमेसी का भी प्रतीक है। ये ऑपरेशन किस तरह सेना के लिए बहुत खास था और किस तरह भारतीय सेनाओं ने उसे अंजाम तक पहुंचाया, इसके साथ ही ये भारत की डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी जीत भी कही जा सकती है। ये वीडियो इसी के बारे में है। अगर आप गंभीर वीडियो देखने के इच्छुक हो और बातों को भीतर तक समझने के इच्छुक हो तो ही ये वीडियो देखें, वरना आप अभी से स्किप करके जा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में जो सामरिक प्रणाली अपनाई, उससे पाकिस्तान की राडार और रक्षा प्रणालियों को बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। भारत ने स्टैंड ऑफ हथियारों का उपयोग किया, जैसे स्कैल्प मिसाइलों का उपयोग किया। ये भारतीय सीमा क्षेत्र से लॉन्च किया गया था इन्हें, और पाकिस्तान की सेना ने भी इस बात की पुष्टि की है। ये वही हथियार हैं जो लंबी दूरी से हमला करने के लिए डिजाइन किए गए थे, लेकिन इन्हें बहुत कम ऊंचाई पर निशाने की तरफ भेजा गया, यानी कोई इंटरसेप्ट कर ही नहीं पाया कि भारत की ओर से इस तरह कोई मिसाइलें दागी गई है। इससे पता चला कि चीन में बने हुए HQ-9P और LY-80 जैसे सिस्टम इन मिसाइलों का पता लगाने में या निपटने में असमर्थ रहे। पाकिस्तान ने बड़ी गलती ये की कि चीन की इन सिस्टम्स को अपने यहां लगाया और निश्चित हो गया पाकिस्तान की पूरी रक्षा प्रणाली, पूरी सीमाएं चीनी सिस्टम्स पे निर्भर है, जैसे HQ-9P, LY-80 और HQ-18FE। ये वे राडार प्रणालियां हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान पूरी तरह से निर्भर था। ये प्रणालियां कागज पर तो बड़ा अच्छा दिखाती हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने का मौका आता है तो ये कुछ कर नहीं पाती। HQ-9P क्रूज मिसाइलों के खिलाफ इनका प्रभाव केवल 25 किलोमीटर तक ही रहता है और इन्हें पता ही नहीं चला कि भारत ने मिसाइलें दाग दी। वैसे भी चीन के पास जो सिस्टम है और जो हवाई रक्षा प्रणाली और हवाई जहाज हैं, लड़ाकू विमान हैं, वे परखे हुए नहीं हैं और इसीलिए पाकिस्तान भी उनका भरोसा नहीं करता। 2011 में अमेरिकी एटबाबाद ऑपरेशन ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए जो हुआ था वो, और 2025 में ईरान के मिसाइल हमलों जैसे ऐतिहासिक घटनाओं में भी कम ऊंचाई पर स्टील्थ घुसपैठ की पहचान नहीं हो पाई, ये कमियां नहीं बता पाई। ये राडार को निशाना बनाकर निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। पूरा सिस्टम पाकिस्तान का रक्षा प्रणाली बेकार हो गई। इस हमले ने साबित किया कि पाकिस्तान के पास कोई दम नहीं है। ऑपरेशन और तकनीकी कमियां जो चीनी उत्पादों में है, चीनी प्रणालियों में है, वो खराब होती हैं, और चीन के जैसा सामान दूसरा होता है वैसा ही पाकिस्तान ने अपने यहां बिठा रखा है और उसका नतीजा पाकिस्तान ने देख लिया है। इंडियन एयरफोर्स की तेज और समन्वित हमले की क्षमता ने पाकिस्तान की वायुसेना का रक्षा प्रणाली को बुरी तरह मात दे दी। पाकिस्तान की सेना ने हमलों का तब पता लगाया जब वो हो चुके थे। इस हमले के बाद सभी पाकिस्तानी एयरफोर्स के विमान उड़ान भर चुके थे, लेकिन वो एक प्रतिक्रिया थी और वो रक्षा रुख था, यानी उसमें कोई दम नहीं था। खिसियानी पाकिस्तानी कुछ कुतर्क कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी अर्थ नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर की सामरिक रणनीति जितनी मजबूत थी, उतनी उसकी कूटनीतिक रणनीति भी मजबूत थी। इस हमले को अंजाम देने के लिए नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। जब पहलगाम हमला हुआ था उसके तत्काल बाद ये बैठक हुई थी। इसमें NS से अजीत डोभाल को ऑपरेशन की कमान सौंपी गई। डोभाल ने ही वायुसेना, नौसेना और थल सेना के बीच कोऑर्डिनेशन किया। खुफिया एजेंसियों और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान परिषद, अनुसंधान संगठन यानी NTRO को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ऐसे आतंकी शिविरों की पहचान का काम सौंपा गया कि पता लगाइए यहां किस तरह के सुरक्षा तंत्र मौजूद हैं और वहां हमला कैसे किया जा सकता है। लक्ष्यों का चयन बहुत सावधानी से किया गया
लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और टीआरएफ के निशाने शामिल थे। ये ठिकाने मुदीर के कोटली, मुजफ्फराबाद और बहावलपुर जैसे स्थानों पर थे। भारत के रणनीतिकारों ने तय किया था कि हमला केवल आतंकियों के कैंपों तक सीमित रहेगा। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोई रणनीति नहीं थी और वह नहीं बनाए गए। 54 साल में पहली बार हुआ कि भारत की तीनों सेनाओं ने समन्वित रूप से मिलजुल कर ऐसा ऑपरेशन किया। इसमें 24 मिसाइलों और ड्रोनों का उपयोग किया गया। अब हम बात करते हैं इसकी कूटनीतिक तैयारी क्या थी। भारत ने ऐसा नहीं कि केवल सेना बलों से कहा कि हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना है, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करना। पहलगांव ऑपरेशन के बाद ही भारत की डिप्लोमेसी एकदम सक्रिय हो गई थी। और जब ये ऑपरेशन हुआ, इसके बाद भी भारत ने ही अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, सऊदी अरब और यूएई जैसे बड़े देशों को इसकी जानकारी दे दी, बता दिया कि हमने ये किया है, हम आतंकी शिविरों में ठोक के आ गए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों को भी भारत ने बता दिया, सिवाय पाकिस्तान के। फायदा यह हुआ कि हमारी डिप्लोमेसी को, यानी भारत को, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक जिम्मेदार देश माना गया। ये पूरा ध्यान रखा कि निर्दोष नागरिक नहीं मारे। हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि हमारी पूरी कार्रवाई नपीतुली थी, गैर विस्तारवादी थी और जिम्मेदार थी। इसका उद्देश्य केवल आतंकी ढांचों को नष्ट करना था, न कि पाकिस्तान के साथ युद्ध को बढ़ावा देना था। भारतीय वायुसेना की मिसाइलों ने, जैसे स्कैल्प और हैमर ने, और खतरनाक ड्रोनों ने जो प्रयोग किए, वो एकदम सटीक बैठे। इसके तत्काल बाद भारत ने सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया, इंटरनल सिक्योरिटी को बढ़ा दिया। दिल्ली, बेंगलुरु, जयपुर, पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों में मॉक ड्रिल किए गए। 200 से ज्यादा शहरों में से मॉक ड्रिल हुए और ऐसे मॉक ड्रिल वहां भी हुए जहां ये लगा कि नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। ऐसा नहीं कि भारत इस तरह के ऑपरेशन करने वाला दुनिया का पहला देश है। ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक भारत भी पहले कर चुका है। पीओके में 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका है, बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका है, और अमेरिका तो 2011 में ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर कर चुका है, जिसमें ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में हमला करके सफाया कर दिया गया था। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को निशाना बनाने के लिए अमेरिका ने 2020 में बगदाद पर ड्रोन से हमला किया था। इसके अलावा अमेरिका अफगानिस्तान, सीरिया और इराक में ऐसे कई हमले कर चुका है। इजराइल की बात करें तो उसने सीरिया, लेबनान और गाजा में हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों के खिलाफ दर्जनों हवाई हमले किए हैं। लेकिन भारत ने जो कूटनीतिक कदम उठाए वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे, और भारत के इन कूटनीतिक कदमों ने भारत की बहुत साख बढ़ा दी है। भविष्य में कोई भी देश भारत में इस तरह की कार्रवाई करेगा तो सोचेगा कि भारत डिप्लोमेटिकली कितना ज्यादा एक्टिव है। हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 13 देशों के डिप्लोमेट्स को ब्रीफिंग दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और जापान के विदेश मंत्रियों से बात की। अजीत डोभाल ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से संपर्क किया और ये बताया कि हमारे हमले केवल आतंकवादी ढांचे पर है, पाकिस्तानी सेना के मुख्यालयों पर या परमाणु केंद्रों पर नहीं है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ जो संवाद जारी रखा इस ऑपरेशन के बाद भी, और मीडिया को गलत खबरें फैलाने से रोकने की कोशिश की, इससे भारत की कार्रवाई को सही ढंग से समझा जा सकता है। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ देशों ने उन हमलों की निंदा की जो पहलगाम में हुए थे। उन्होंने भारत के पक्ष को समझा और पाकिस्तान को भी चेताया कि भाई ऐसा काम मत करो। भविष्य में भारत ऐसी कूटनीतिक लड़ाइयां भी लड़ता रहेगा, यानी लड़ाई केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं है। हमारी सेना ही नहीं लड़ रही, हमारे डिप्लोमेट्स भी लड़ रहे हैं। भारत ने चीन के विदेश मंत्रालय के मुख्यालय से संपर्क किया और उससे बताया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या काम किया है। बीजिंग में चीन
कि सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स को चेतावनी दी गई है कि वे ऑपरेशन से संबंधित कोई भी खबर, गलत सूचनाएं न फैलाएं। जो भी जानकारी देना हो वो बिल्कुल सही सटीक दें। और प्रधानमंत्री मोदी पूरी दुनिया को संदेश दे चुके थे कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या क्या उनकी योजनाएं हो सकती है। भारत आगे भी इस तरह की कूटनीतिक संलग्नता जारी रखेगा, यानी डिप्लोमेसी अपनी जगह काम करती रहेगी और दूसरे देशों के साथ भी जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, इस तरह की डिप्लोमेसी जारी रहेगी। इसमें न केवल सैनिकों ने बड़ी भूमिका निभाई है, बल्कि हमारे कूटनीतिज्ञों ने भी बहुत बढ़िया भूमिका निभाई है। और यह भारत की न केवल सामरिक जीत है, बल्कि एक डिप्लोमेटिक जीत भी कही जा सकती है। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना आपको मिलती रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद।